Hello students, welcome to our YouTube channel. This is lecture 7 in the series of computer science lectures for class 11th. आज के हमारे टॉपिक हैं commonly used operating systems, mobile operating systems and language processors. Before we start, let us recall what we learnt in the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने डिवाइस मैनेजमेंट कवर किया, जहाँ पे हमने समझा कि एक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी डिवाइस और सीपीयू के बीच में. हमने जाना कि बफरिंग और स्पूलिंग क्या होते हैं और उनके थ्रू कैसे डिवाइस मैनेजमेंट होता है. वी कवर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, जहाँ हमने ये जाना कि मेमोरी को मैनेज करने की ज़रूरत आखिर क्यों है और क्यों ये ज़रूरी है. हमने समझा कि भाई हम पार्टीशनिंग और वर्चुअल मेमोरी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके यूजेस क्या हैं. वी कवर्ड फाइल मैनेजमेंट, वेयर वी सॉ हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल थ्रू द फाइल एलोकेशन टेबल. वी ऑल्सो कवर्ड different types of operating systems, where we see how can we classify operating systems into different types based on their properties like multitasking, multiprocessing, time sharing. We covered all these concepts in previous lecture. In today's lecture, we will cover commonly used operating systems. Commonly used operating systems में हम जो commonly used operating systems हैं उनके बारे में जानेंगे. हम समझेंगे कि उनके पीछे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और आखिर उन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस क्या है. वी विल कवर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जहां हम समझेंगे कि मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनसे थोड़ी सी अलग है और किस तरह से है. और हम उसके साथ ही हम एंड्रॉयड और अपना जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे. वी विल कवर लैंग्वेज प्रोसेसर्स. लैंग्वेज प्रोसेसर्स में हम ये जानेंगे कि आखिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते क्या हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है. और उसके साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि जो 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, commonly used operating systems. In this slide you can see 2 pictures. These 2 pictures should strike a name in your head. अब ये 2 पिक्चर्स हैं. ये 2 पिक्चर्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही हैं. कुछ लोगों को पता होगा कि ये पिक्चर किस चीज़ की है और ये पिक्चर किस चीज़ की है. कुछ लोगों को नहीं पता भी होगा, ऐसा भी हो सकता है. सब कुछ पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी. So this is the picture of Windows 10 and this is the logo of Linux. So let us see what are these operating systems. Windows was launched by Microsoft in 1985 and it is a GUI based interactive operating system. ये Windows है, ठीक है. अब Windows को जो है Microsoft ने लॉन्च किया था 1985 में. विंडोज़ जो है ये GUI बेस्ड है और इंटरेक्टिव है. अब ये व्हाट इज़ GUI बेस्ड एंड व्हाट इज़ इंटरेक्टिव. सी, इफ़ देयर इज़ एन इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिकिंग सम आइकन्स और मेन्यूज़, अगर हम किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं या किसी आइकन को क्लिक करते हैं और उससे कुछ प्रोसेस इनिशिएट होता है या फंक्शन परफॉर्म होता है, तो ऐसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम GUI बेस्ड कहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई कमांड तो टाइप कर नहीं रहे हैं, हम सिंपल क्लिक कर रहे हैं और फंक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू माई स्क्रीन. गिव मी अ सेकेंड. See, like here you can see some icons. If I click any of these icon, then it will do something. It will do either it will launch a process or it will perform some function. So these kind of operating systems where we can click an icon and some process works, these kind of operating systems are called GUI based. And when these systems have menus, these are called interactive. Interactive means कि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हैं और कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट दे रहा है. मीन्स वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर.
So see, I clicked this help button and this launched something. तो मैंने एक आइकन को क्लिक किया और कुछ प्रोसेस लॉन्च हुआ. तो ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी है. सो लेट्स गो बैक. सो आई होप कि आपको GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका आइडिया लग गया होगा. नाउ विंडो इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो इज यूज्ड एवरीवेयर. व्हाई इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर? बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़. हम अगर कमांड टाइप करें तो कमांड को तो रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है, मेमोराइज़ करना थोड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता. जो डेली यूज़ कर रहा है उन कमांड्स को वही उन्हें मेमोराइज़ कर सकता है. बट वी नो व्हेन वी क्लिक समथिंग इट विल लॉन्च अ फंक्शन और अ प्रोसेस. तो इन्हें यूज़ करना ईजी होता है. इसलिए जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में ऑन PCs एंड डेस्कटॉप्स. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इस स्लाइड में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्या है? विंडोज़ इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ इज विंडो 10. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनक्स. लाइनक्स इज वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइनक्स से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, हु डेवलप्ड लाइनक्स? सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम, लाइनस टॉरवाल्ड्स. Linus Torvalds developed Linux or Linux. We call this operating system as well Linux as well as Linux. So both are correct. So Linux or Linux was developed by Linus Torvalds. Linux is free and open source operating system. The defining component of this operating system is Linux kernel. Now what is the meaning of free and open source operating system? Free and open source means इट इज़ अवेलेबल फ्री. मीन्स अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे. ये फ्रीली अवेलेबल है, आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? ओपन सोर्स मीन्स कि इसका जो कोड है वो भी फ्रीली अवेलेबल है, उसे भी आप मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वेयर एज विंडोज़ इज़ नॉट ओपन सोर्स, neither it is free. If you want to use Windows, you have to pay some money, and its code is also not open source, means you cannot modify the Windows. So I hope you have learned few new things like open source and free and who developed Linux. So in this part, the most important thing is who developed Linux. You must remember this name, Linus Torvalds. It is very very important. और आपको साथ ही साथ फ्री और ओपन सोर्स का भी एक आइडिया लग गया होगा. वो भी हम इस चैप्टर के लास्ट में कुछ कंसेप्ट्स हैं वहाँ पे भी हम इन्हें कवर करेंगे. नाउ वन मोर थिंग, द डिफाइनिंग कंपोनेंट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लिनक्स कर्नल. नाउ व्हाट इज़ दिस लिनक्स कर्नल? सी, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सबसे लो लेवल पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि मेजरली कुछ सिस्टम कॉल्स के ही कंपोनेंट होते हैं. कुछ सिस्टम कॉल्स हुई, उन्हें मिला के एक कुछ प्रोसेसेस बना दिए, और वो प्रोसेसेस जो हैं डायरेक्टली प्रोसेसर से इंटरेक्ट करते हैं. और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, भले ही वो वर्ड प्रोसेसर हो गया या हमारा ब्राउज़र हो गया या कोई भी और कंपोनेंट है, वो उसी लिनक्स कर्नल पे जो मेजर कंपोनेंट है उसके ऊपर बेस्ड होता है. सो the defining component of Linux operating system is Linux kernel. I hope everything is clear to you in this slide, and now let's move to the next slide. Next are Unix and BOS. Now whenever you see these pictures or whenever you hear these words like Linux, Unix, Windows or BOSS, BOS, few things must strike into your head about what are these things and who developed these things and what are the major characteristics of these operating systems. So let us cover what is Unix and what is BOSS or Bharat Operating System Solutions. इसकी तो फुल फॉर्म ही एग्ज़ाम में आ जाती है कई बार कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ BOSS. सो
you must remember Bharat Operating System Solutions. So Unix was developed at Bell Labs in 1969. Bell Labs बेसिकली एक कंपनी है जहाँ पे हमारे जो भी टेलीफोन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं लगभग सारे के सारे बेल लैब्स में ही हुए हैं. तो यूनिक्स का भी डेवलपमेंट बेल लैब्स में ही हुआ था, 1969 में हुआ था. 1969 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. 1969 में और क्या हुआ था? 1969 में हमारा जो फर्स्ट पर्सन जो मून पे लैंड हुआ था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो 1969 की ही घटना है. सो यूनिक्स वॉज डेवलप्ड एट बेल लैब्स इन 1969. इट इज़ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यूनिक्स जो है, जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टी यूज़र हो, मल्टीटास्किंग हो, मल्टी प्रोसेसिंग भी यूनिक्स है, हालांकि वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है हमारी बुक में. सो यूनिक्स इज़ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र, बट देर इज़ वन मोर थिंग, यूनिक्स इज़ CLI और कमांड लाइन इंटरफेस, मीन्स इट इज़ नॉट GUI. It is first operating system written in a high level language, so it is one another feature of Unix कि Unix पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था. कौन सी लैंग्वेज में? C में. Due to its flexibility, it is most widely used in networked environments. ये जो है Unix networked environments में बहुत widely used होता है. और एक और चीज़ जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, जितने भी हमारे मेन फ्रेम्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहाँ पे ज़्यादातर जो है यूनिक्स का ही यूज़ किया जाता है. और ये नेटवर्क इन्वायरमेंट को बहुत बेटर तरीके से मैनेज करता है और जनरली इसीलिए इसे हम मेन फ्रेम्स में भी यूज़ करते हैं. यूनिक्स हैज़ मैनी वैराइटीज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एंड GNU यूनिक्स लाइनक्स. सो जो लाइनक्स है हमारा, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, वो भी यूनिक्स पर ही बेस्ड है. और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, जो कि एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसमें यूज़ होता है, वो भी यूनिक्स पर ही बेस्ड है. तो ये वाला सवाल एक बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स इज़ बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम या विच ऑफ दीज ऑप्शंस. सो वहाँ पे few options are provided: Unix, Linux, Windows. So you should remember Mac operating system X is based on Unix. Or we can also say Mac operating system X is a variety of Unix. Next is BOSS or Bharat Operating System Solutions. BOSS या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस एक तरह का लाइनक्स सिस्टम है, लाइनक्स कर्नल पे ही बेस्ड है. और इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन की गई जिससे कि इसे इंडिया फ्रेंडली बनाया जा सके. सी ऑल दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड इन फॉरेन कंट्रीज, मोस्टली इन अमेरिका, USA. But sometimes we feel that we should have an operating system which should support Indian languages and Indian content or Indian technologies. So what people did, people took the Linux kernel and developed it to match the requirements of India and call it Bharat Operating System Solutions. Linux का कोड फ्री है और ओपन सोर्स है, उसी में ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए इंडिया के लिए और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया जिसे कहा गया BOSS या फिर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस. Since it is only operating system here which is based in India, so it is very important as per your exams perspective. BOSS में या BOSS में एक Linux कर्नल है, it contains a Linux kernel and भारतीय ओपन ऑफिस या BOO एप्लीकेशन सूट. जैसे हमारा Linux कर्नल होता है वहाँ पे हमारे पास कुछ ओपन ऑफिस टूल्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ टूल्स डेवलप किए गए, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया उन टूल्स में और उन्हें इंडिया फ्रेंडली बनाया गया और उस सूट को कहा गया भारतीय ऑफिस ओपन ऑफिस. एंड बाकी तो इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कि एक इंटरनेट ब्राउज़र है और फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, वो कॉमन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑलरेडी होती है, वही इसमें भी है. सो आई होप नाउ यू नो what is BOSS, what are the specifications of BOSS and how BOSS is made to cater the needs of
Indians. In next slide, there is another operating system. Its name is Solaris. Solaris is also a very important operating system. Since हम में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना होता है, तो इसलिए ये जो है एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन भी बन जाता है कि what is Solaris. So Solaris is also an operating system. It was introduced by Sun Microsystem in 1992. See, these dates are not very important for you, but what is important is who introduced these operating systems, these companies, and what are the major specifications of these operating systems. Solaris is also Unix based and it is free, just like Linux, or Mac operating system is not free, but it is free. It is very scalable and mostly used on virtual machines. Now Solaris जो है ये वर्चुअल मशीन्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है. आपने वर्चुअल मशीन्स ज़रूर सुना होगा. तो वर्चुअल मशीन्स के लिए हमें कई बार कई सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ जाती है. सो सोलारिस इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मोस्टली यूज्ड ऑन वर्चुअल मशीन्स. It is now known as Oracle Solaris. Why? Because Sun Microsystem was acquired by Oracle. Oracle ने Sun Microsystem को एक्वायर कर लिया था. Sun Microsystem में जो एक और जो बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो था जावा का. तो हमारी जो जावा लैंग्वेज थी वो भी Sun Microsystem में ही डेवलप हुई थी. लेकिन बाद में जब Oracle ने Sun Microsystem को एक्वायर कर लिया तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप की थी वो ऑरेकल की प्रॉपर्टी बन गई और उनके आगे सन की जगह ऑरेकल नाम लिखा जाने लगा. सो आई होप यू विल रिमेंबर हु इंट्रोड्यूस सोलारिस, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोलारिस, वेयर द सोलारिस इज वाइडली यूज्ड, एंड व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ सन सोलारिस. इट इज़ नाउ ऑरेकल सोलारिस. जैसे हमारा यूनिक्स जो है वो नेटवर्क इन्वायरमेंट्स पे यूज़ होता था, वैसे ही हमारा सोलारिस जो है वो वर्चुअल मशीन्स पे मोस्टली यूज़ होता है. सो नेक्स्ट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा. वी कवर्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप इन्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर मेन फ्रेम्स और नेटवर्क इन्वायरमेंट्स. बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Why it is important to cover mobile operating systems? Because अब हम ज़्यादातर मोबाइल का ही यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा कि अब बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है और यूसेज है वो बढ़ता ही जा रहा है. तो इस वजह से हमें इसको भी जानना एक ज़रूरी है कि what are the major mobile operating systems and what are their properties. So let us cover mobile operating systems. Operating systems used in smartphones and tablets. Extended features of normal operating systems. What does it mean? देखो, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनके फीचर्स को ही मोबाइल या स्मार्टफोन्स में या फिर टैबलेट्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंड कर रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं स्मार्टफोन्स या उन्हें हम कह रहे हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जैसे हमारे पास जो वेब ब्राउज़र होता है, जो हमारे पास एक ईमेल की जो फैसिलिटी होती है वो पहले तो कंप्यूटर्स में ही अवेलेबल थी. पहले हमारे मोबाइल फ़ोन्स में नहीं थी जब हम एनालॉग फ़ोन्स यूज़ करते थे, कीपैड वाले. बट नाउ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंड दीज फीचर्स टू मोबाइल डिवाइसेस. सो we can say that mobile operating system extends feature of normal operating systems to smartphones and tablets. Now one major property या हम कह सकते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से वो है टच स्क्रीन, जीपीएस मोबाइल नेविगेशन, वाईफाई, कैमरा. अब ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें हमें हर टाइम कॉन्स्टेंटली एक कनेक्शन मिल रहा है, एक लोकेशन मिल रही है हमारे मोबाइल सिग्नल्स के थ्रू, और उसी से हमारे पास यहाँ पे जीपीएस नेविगेशन का फंक्शन एक्सटेंड हो जाता है या सपोर्ट मिलता है. उसी से हमारे पास कनेक्टिविटीज़ के काफ़ी सारे यूजेजेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया या फिर हमारा कॉलिंग हो गया या फिर बाकी अदर चीज़ें जो कि अभी डेवलपमेंट में हैं.
सो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड हो गया, सिम्बियन हो गया, iOS हो गया, विंडोज़ हो गया। एंड्रॉयड हमारे जो भी फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड यूज़ होता है। सिम्बियन आज के टाइम पे तो थोड़ा कम ही मिलता है, पर ये पहले नोकिया के स्मार्टफोन्स होते थे तो उनमें हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बहुत पॉपुलर था। हो सकता है कि आपके फैमिली में अगर कोई आपसे कोई बड़ा है, जैसे आपके फादर या आपका कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो हो सकता है उन्हें पता हो कि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। और iOS एप्पल के फ़ोन्स में यूज़ होता है, विंडोज़ भी होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स में, या अब जो नए नोकिया के फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें भी यूज़ हो रहा है। सो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट इज़ एंड्रॉयड। Android is Linux derived mobile operating system released in 2007 by Google। तो Android जो है ये हमारा Linux पे बेस्ड है और इसे Google ने इंट्रोड्यूस किया था 2007 में। So whenever you start your smartphone, your Android smartphone, you are required to log into your Gmail account. Why it is necessary? Why do you observe it? Because the Android mobile operating system is owned by Google। तो Google की जो Gmail ID होती है वो हमारे लिए एक ID की तरह काम करती है Android पे। So whenever you start your Android mobile, you are asked to log into your Gmail ID। अगर आप Gmail पे लॉगिन नहीं करते हो तो फिर वो आपको लॉगिन नहीं करने देता, और इसका रीज़न यही है कि ये Android जो है ये Google के द्वारा ओन्ड है और गूगल ही से मैनेज करता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्ल्ड। ये तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बिकॉज एंड्रॉयड डिवाइसेस आर चीपर देन iOS या एप्पल डिवाइसेस, सो दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, एंड देयरफॉर एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। इट इज़ गूगल्स फ्री एंड ओपन सोर्स। जस्ट लाइक Linux, Android is also free and it is open source, means you do not need to pay any money to use Android, and you can modify the source code of Android operating system। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कुछ मतलब कई बार डिस्कशन ऐसा सुना होगा कि हमने अपना मोबाइल जो है उसे रूट कर लिया है, या हमने जो एप्लीकेशन है उसे हैक कर लिया है। तो वो होता यही है कि अगर हमारे पास ओपन सोर्स कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल होता है, सो वी कैन मॉडिफाई दैट कोड, एंड सच एन एप्लीकेशन हुज कोड इज मॉडिफाइड बाय अस, वी कैन कॉल इट हैक्ड सॉफ्टवेयर। Android is very user friendly and highly customizable, means it is easy to use and we can add many applications and many settings to these Android operating systems. Android releases have code names inspired by deserts, यानी कि एंड्रॉयड की जो रिलीजेज़ हैं या जो भी वर्जन्स आते रहते हैं, नए नए वर्जन आए तो उनका जो नाम होता है ना वो स्वीट्स पे बेस्ड होता है, कई बार स्वीट डिशेस पे बेस्ड होता है, जैसे कि जेली बीन हो गया, आइसक्रीम सैंडविच हो गया, कप केक हो गया, हनी कॉम हो गया। एक पहले हमारा 2.3 या कुछ था और काफ़ी पहले आया था, उसका नाम था डोनट। तो उसी टाइम से ये थोड़ी सी शुरुआत हुई कि जो भी नई रिलीजेज़ आते हैं उनका नाम जो होता है ये किसी स्वीट डिश या कोई ऐसी हमारी कोई डिश है लाइक सैंडविच या फिर चॉकलेट, इस तरह के नाम होते हैं। लेटेस्ट वर्जन इज़ एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 10 का नाम एंड्रॉयड 10 ही है। अगर आपसे पूछे कि एंड्रॉयड व्हाट इज़ द नेम कोड नेम फॉर एंड्रॉयड 10, देन यू शुड रिमेंबर एंड्रॉयड 10 अकेला ऐसा वर्जन है जिसका कोई कोड नेम ये डेजर्ट की तरह नहीं है, इसका नाम एंड्रॉयड 10 ही है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप now you know what is Android operating system, what are the properties of Android operating system, which is the company behind Android operating system, and which is the latest release of Android. Next is Symbian. Symbian was most widely used in Nokia devices. Let us try to cover it one by one. Symbian operating system was released by Nokia. Nokia एक कंपनी थी, उसने वो स्मार्टफोन की कंपनी थी,
So Nokia was the largest manufacturer of smartphones in world. So Symbian operating system was released by Nokia. Symbian operating system offers high level of functional integration between communication and personal information management. So since Symbian operating system was a major development when it was released much before Android operating system, and it was much advanced for that time, and it offered integration between communication and personal information management. Now what does it mean? It means that it included the functionalities of email, MMS means multimedia messages, or messages where you can send pictures or pictures or voice or videos on through SMS. It also included personal information management, like your Outlook or your contacts on Outlook. So all these things were some significant properties of Symbian operating system. अगर हम आज के टाइम से देखें तो हमें लगेगा कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है. It is available in every mobile. But when Symbian was released, it was a big deal. It was a new development, and it made Nokia the largest smartphone manufacturer of world. It has an integrated mailbox, facilitates the easy usage of all Google applications in smartphones. So it had a integrated mailbox. इसमें एक integrated mailbox था यहाँ emails वगैरह के लिए. Symbian applications are easy to shut down as compared to Android's applications. So it is another major property of Symbian applications. Symbian की जो applications थी उन्हें हम easily shut down कर सकते थे compared to Android. I would have tried to explain you how it is done, but currently I do not have any Symbian operating system phone. But just understand कि अगर कोई application है, if there is any application which can hold resources indefinitely, then it is not easy to shut down those applications. हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि रन टाइम से ही स्टार्ट होने लग जाती है. मतलब जैसे हम स्मार्टफोन को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो उसी टाइम से वो एप्लीकेशंस रन करने लग जाती हैं. सो दीज आर एम्बेडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम and are not easy to shut down. But in Symbian operating system, the thing was all the applications were external and thus they are not embedded in the operating system. इसलिए उन्हें shut down करना easy रहता था. Symbian versions are named like S60, S80, S90 series. So जहाँ भी आपको दिखेगा S60 series किसका वर्जन था? If anyone asks you in the exam, S60 is the series of which operating system? So S should strike the name Symbian. So you should answer that S60 is Symbian operating system. Latest version of Symbian is Symbian Ballet and can support, what is this? So जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है Symbian का, उसका नाम है Symbian Ballet, और Symbian Ballet 48 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकता है. सो Symbian इज़ नॉट द प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी. Symbian अब ये आउटडेटेड हो गया है. Symbian इज़ नाउ आउटडेटेड. Nokia was closed but now it is reopened by many different vendors. So Symbian operating system इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था. Whenever a big technological breakthrough happens, it changes the world completely. So Symbian was that breakthrough. Symbian operating system से पहले हमारे पास पूरे एनालॉग फ़ोन्स होते थे, उनमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी जैसी हमारे पास आज के स्मार्टफोन्स में है. दैट इज़ वाई Symbian इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस स्लाइड में रिमेंबर करने के लिए वो ये है कि Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज्ड बाय नोकिया, और दूसरी चीज़ है कि Symbian का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है Symbian Ballet एंड इट कैन सपोर्ट 48 लैंग्वेजेस. So we have covered commonly used operating systems, we have covered
mobile operating systems. We have seen the properties and specifications of these operating systems. Now it is the time that we cover language processors. So before we start language processors, let us try to understand why do we need language processor and what is the meaning of language processor. अगर मैं आपसे पूछूं, if I ask you what is the meaning of language, now forget that we are talking about computers, just try to understand what is the meaning of word language. Language is what we speak and understand, that is our language. So this is the meaning of language. Now what is the meaning of processor? Processor or process, processor is made from process. Process means doing something, performing some operations. So I hope कि लैंग्वेज प्रोसेसर का जो वर्डली मीनिंग है, वर्डली मीनिंग मतलब कि वर्ड मीनिंग, डोंट गो बाय द कंप्यूटर डेफिनेशन, जस्ट गो बाय वर्ड मीनिंग. यू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, you understand the meaning of processor. So language processors are softwares which does some operations on languages or based on languages. Now what is the meaning of these what is the need of these language processors? When we covered the microprocessor, we came to know that our computer can understand only machine code, that is 0 and 1s. But we also covered when we were studying the generations of computer that machine code is not easy to remember. हमारे लिए machine code remember करना easy नहीं है. अगर एक दो कोड हो तब तो हम remember कर लेंगे. But when there are thousands of codes, can we remember? Can we memorize all of them? No, it is not easy. So we developed high-level assembly languages. We developed high-level languages. But the problem is that our computer can understand only machine code. So language processors were developed together with assembly languages and high level languages. What is this language processors? What does they do? They take the language in which we type the code and they convert it into the machine code so that computer can understand those code. Language processor समझ लो कि जैसे हमारे पास कोड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो हमारे अगर हम सपोज कि यू आर टॉकिंग टू ए फॉरेन पर्सन, यू आर टॉकिंग टू ए चाइनीज़ पर्सन, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश नाउ. सो सपोज यू आर टॉकिंग टू ए चाइनीज़ पर्सन, you do not understand Chinese and you understand only Hindi and can speak only Hindi, and that Chinese person can understand only Chinese and not any language. So there could be a person who understands both Hindi and Chinese. He could translate what you are saying and provide the same information in Chinese language to Chinese person. So similar function is of language processor. Language processor converts the high level or assembly level code into machine level code so that computer can understand the code or instruction or the command you are trying to give. So so let us start. Computer understands instruction in machine code only. मतलब कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है. It is difficult to write computer program directly in machine code. We covered it कि since we cannot memorize all of these things, so it is very difficult to write computer program directly in machine code. But चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर हम एक कोड मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं और एक कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ या पाइथन में लिख रहे हैं, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे. A program written in high level language is called source code. So it is very important. It has been asked once in the exam that what is source code. So a program written in high level language is called source code. So this is very important line and it has been asked in the exam कि what is source code. A program translated into machine code is called object code. This translation into machine code is done by a special program called language processor. So see,
मैंने आपको एक जनरल, एक डेली वर्ल्ड में जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी. आई होप आपको समझ में आया होगा, बट लेट मी reiterate it once again. Computer cannot understand high level languages, but we can only write programs in high level languages. Why? Because it is very difficult to type programs in machine code. So when we write a program in high level language processor takes that program and converts it into machine code or machine code program, which is also known as object code. The code which we wrote in high level language is called source code, and the code which is generated after the language processor translates it into machine language is called object code. So आपको source code का मतलब भी पता होना चाहिए, object code का भी मतलब पता होना चाहिए, और language processor क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए. Now through this diagram, let us try to understand it once again. Here a person is writing a code. अब कोड हम किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा हो गया, या पाइथन हो गया, या C++ हो गया, या C हो गया. इसने कोड लिखा, प्रोग्रामर wrote some code, and when it is compiled it is taken by language processor. या चलो कंपाइलेशन वगैरह भी छोड़ो, बस इतना याद रखो कि someone wrote, यहाँ पे प्रोग्रामर एक कोड लिख रहा है, सोर्स कोड जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा है. इसने कोड लिखा. अब ये कोड मशीन को कैसे समझ में आया, कंप्यूटर को कैसे समझ में आया, क्योंकि कंप्यूटर तो बस 1010 जानता है, और यहाँ पे तो हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स वगैरह वगैरह. सो लैंग्वेज प्रोसेसर विल ट्रांसलेट दिस सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड, so that computer can understand this code and execute the object program. Object program जो होगा ये बाइनरी लैंग्वेज में होगा 1010 में, और यही कोड जो होगा, यही कोड कंप्यूटर समझ सकता है और इसी को ही एग्जीक्यूट करता है. और हम जो लिखते हैं हम हाई लेवल में लिखते हैं, क्योंकि हमें वही समझ में आता है. और इन दोनों के बीच का जो ट्रांसलेशन है वो करने का काम होता है हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स का. We have three types of language processors. Let us cover one by one. First one is assembler. When we covered the generation of computers, हमने देखा था कि at the end of first generation of computers, we started to use the assembly language. Assembly language was somewhat little easier than machine language. We used few mnemonics and machine codes. So what does it assembler do? Assembler translates program written in assembly language into machine code. It is very easy to remember what an assembler does. इसमें बस याद रखने की बात क्या है कि if I ask you what is an assembler, you should immediately answer, sir, assembler is a language processor. Assembler translates program written in assembly language into machine code. Next is compiler. कंपाइलर क्या करता है कि एक हाई लेवल के लिए, कंपाइलर इज़ यूज्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स. ठीक है, जो भी हमारा C, जावा, पाइथन, जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं उन सबको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का. और कंपाइल तब तक नहीं होगा जब तक कि सारी एरर्स रिमूव ना हो जाए. इसका मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस लाइन की? वाई दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Say, pay attention to this. See, whenever we compile a program, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो अगर उसमें कुछ भी एरर आ गई, कोई सिमेंटिक्स है, कोई सेमीकोलन मिस्ड है, या इंडेंटेशन ठीक से नहीं है, तो हमारा वो कोड कंपाइल नहीं होगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है. अगर पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एरर है तो ये नहीं करेगा, ये लाइन बाय लाइन रन नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं करेगा, ये वन गो में पूरा ट्रांसलेट करना चाहता है. इसलिए अगर कहीं भी कुछ एरर है तो ये कंपाइल होगा ही नहीं, इसलिए हमें सारी की सारी एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. Interpreter and compiler both are used in high level languages, but there is a difference in both of them.
कंपाइलर ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स कोड इन वन गो, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। यानी कि यहाँ पे अगर सपोज कि वी रोट अ प्रोग्राम and the program is of around 10 or 20 commands and there is a error in 10th line, so compiler तो उसे compile ही नहीं करेगा, बट इंटरप्रेटर क्या करेगा कि जहाँ तक एरर उसे फेस नहीं हो रही वहाँ तक का वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जहाँ पे एरर फेस होगी वहाँ पे वो शो करेगा कि यहाँ पे एरर है, और जब तक वो एरर हम करेक्ट नहीं करते तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। सो वी सी दैट compiler translates the entire source code in one go while interpreter executes the source code in line by line. Now this is knowledge check. There are all the questions which we have covered in this slide. There are few extra questions and I suggest you to attempt all these questions. It will enhance your knowledge. इसमें से कुछ questions तो टेक्स्ट बुक के हैं और कुछ question मैंने स्पेशली आपके लिए दिए हैं, जिससे कि आपके लिए एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे ईजीली कर पाओ। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो, और इसका अगर नोट्स, अगर आप नोटबुक में नोट